Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again lecture number 1 over the integrals. ओके तो आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रल्स की, जो कि स्पेशल होगा फॉर द क्लास 12th एंड IIT ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी पिछले लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो LCM एंड SCF हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मुझे अगर याद आ रहा है तो 2 लेक्चर्स हमने कवर किया है, जिसमें 4 to 5 लेक्चर्स होते हैं टोटल। तो अभी उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्लास प्लस IIT JEE के लिए, ओके, 12th क्लास प्लस IIT JEE के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स, ओके, यानी कि पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी अराइज होता है, वॉल्यूम 1 क्यों नहीं, ओके। तो इसका आंसर सिर्फ ये है कि ऑफलाइन क्लास में, ओके, ऑफलाइन क्लास में हमने वॉल्यूम 1 को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो अभी इस साल के लिए वॉल्यूम 2 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वॉल्यूम 1 को भी कवर करूँगा, ओके। तो इसमें हम बात करेंगे आज इंटीग्रल्स, ओके। थोड़ा सा अगर मैं इसको बताऊँ तो NCERT बुक को अगर आप देखेंगे क्लास 12th की, ओके, क्लास 12th की जैसे ही NCERT आप खोलेंगे वॉल्यूम 2 को जैसे ही खोलेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो होगा, ओके, चैप्टर नंबर 1 यानी कि वॉल्यूम 2 में जिसको चैप्टर नंबर 7 वहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इंटीग्रल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रल बहुत सारी चीज़ें मांगता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, और इसमें डिफ्रेंसिएशन भी कंप्लीट ये मांगता है, लेकिन अब मैं वहाँ पे अब नहीं जा पाऊँगा। अभी आप लोग अगर देखें तो AOD की क्लास मैंने स्टार्ट किया था, जैसे ही चैनल वहाँ पे मैंने कवर करने का प्रयास किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हालांकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बाद भी उसको मैंने होल्ड कर दिया था, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास और थोड़ा सा निजी जीवन के कारण, समय न मिल पाने के कारण ये थोड़ा सा बाधित रहता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कम्प्लीटली 1 by 1 मैं कवर करूंगा, ओके। तो समय को न खराब करते हुए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर मैं बात करूं NCERT, ठीक है, NCERT क्लास 12th में, ठीक है, आप जैसे ही वॉल्यूम 2 को देखेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है, ओके, चैप्टर नंबर 7, उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, ओके। हालांकि मैंने लिख भी रखा है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे किसी भी चैप्टर के मैथमेटिक्स के, वो मैं NCERT को ही प्रेफर करता हूँ, ओके। NCERT इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCERT, ओके, क्योंकि जो भी ठोस सबूत या स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ वो NCERT ही दे पाता है, ठीक है। बाकी किताबें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं वॉल्यूम 2 की बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रल्स है, तो थोड़ा सा मैं ये देखने का प्रयास करूंगा कि इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, हालांकि इसके पहले मैं एक डेमो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने सिलेबस को ही रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, ओके। तो उसमें बखूबी मैंने लिखा भी है, एक डेमो टाइप का वीडियो मैंने अपलोड किया है रिसेंट में 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो फिर भी मैं रिकॉल करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन as an inverse process of differentiation, okay, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। तो हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को होता ही है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, हालांकि एज ए डेफिनेशन में बात करूंगा इंटीग्रेशन की तो इसी लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। अगर नीचे थोड़ा सा आए, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो ये कुछ और नहीं, अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल्स में दिया गया है उसको दूसरे वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके, दैट मीन्स कि 1 को रिप्लेस करके किसी एक फंक्शंस को उस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स में रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेशन करना ही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1, ओके। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड या थर्ड डे मैं लेक्चर ले पाऊंगा इसको, क्योंकि आज हम एज ए इंट्रोडक्टरी वीडियो इसमें अपलोड करने जा रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या बेसिक टूल्स है, ओके। हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिफिकल्ट आल्सो, बट डिफिकल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं 1 by 1 IIT JEE से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ओके। एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, उसके एग्जाम्पल NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, चाहे जितना दिन लगे, ओके। होप क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओके,
इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया हमारे सामने, पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में खुद एक टॉपिक होता है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में खुद एक टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में एज ए टूल ये यूज होता है, इंटीग्रेशन में एज ए टूल यूज होता है। हालांकि जब मैं ये हेडिंग को कवर करूंगा तो 1 से 2 दिन लगेगा, ओके। एक दिन मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक दिन लगेगा। नेक्स्ट डे मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें मुझे कम से कम एक लेक्चर लगेगा कि व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन एंड हाउ ए एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इन द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट, ओके। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग से टॉपिक ही है। जब तक आप पार्शियल फ्रैक्शंस को नहीं समझ पाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में अगर दिया गया है तो उसको सम और डिफरेंट के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग बात करेंगे, ओके। ये एक बड़ा मुद्दा है और इंपॉर्टेंट भी, ओके। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस की हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो आसान होता है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ये एक दिन में ये भी कवर हो जाएगा। और 5वें टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। हालांकि मैं ये बताना भूल गया कि इंटीग्रल्स की जब हम बात करते हैं, ओके, तो इंटीग्रल्स में 2 पार्ट होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन एज वेल एज द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और हम जब भी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स को पढ़ना तो उसमें हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल से, ओके। इनडेफिनिट इंटीग्रल से हम बात करते हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और इसी के एप्लीकेशंस को यूज करते हुए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। और फाइनली जो है एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज द इंटीग्रेशन में हम लोग जब आते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं एज द एरिया अंडर द कर्व, ओके, ठीक है। तो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके। क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल्स। जब आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल्स आ जाएगा कंप्लीटली तो यहां से डेफिनिट भी समझ में आने लगेगा, ओके। क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस जो भी होते हैं सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन का, वो हमें इनडेफिनिट ही सिखाता है। डेफिनिट में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास इस इंटीग्रेशन में एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट लग जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। और अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करें, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल्स में हम बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है, हमारे पास कोई भी लोअर एंड अपर लिमिट नहीं होता है। हालांकि अभी थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, ओके। आगे अगर हम इसको बढ़ें तो यहाँ पे 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। तो इसमें भी कुछ थ्योरम्स की हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रूल और थ्योरम की हम बात करेंगे, वो आएंगे यहाँ पे तो हम कवर करेंगे इसको, ओके। और 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, ओके। और फाइनल कंक्लूजन अगर हम देखें तो लास्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ओके। यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ओके। तो इसको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, ओके, एरिया अंडर द कर्व। तो ये टॉपिक जो है बहुत कुछ कवर करता है। हालांकि मैंने ग्राफ्स का अभी कोई लेक्चर नहीं लिया है, फंक्शंस अगर मैं कवर करता तो ग्राफ्स का लेता। हालांकि जो भी ग्राफ्स इसमें यूज होगा एट ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। 20 to 25 ग्राफ्स जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसकी मैं एक कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूं तो हमारा जो इंटीग्रल्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूरे इंटीग्रल्स की बात करूं तो इतना तो मैंने बता दिया सिलेबस, हालांकि ये वीडियो में भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रल्स की बात करूं ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ओके। तो पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, दूसरा क्या है?
डेफिनेट इंटीग्रल्स। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ये सेकंड है, और थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो कुछ और नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एरिया अंडर द कर्व। ओके, एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक हम कब कवर कर पाएंगे, थोड़ा सा अगर मैं कनेक्ट करने का प्रयास करूं तो देखिएगा, ये टॉपिक को हम तभी कवर कर सकते हैं जब हमको डेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छे से आता हो, जब हमको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आता हो। ओके, अगर ये दोनों बातें हमें अच्छे से समझ में आई है, प्लस बेसिक ग्राफ का आइडिया, ओके, बेसिक ग्राफ का आइडिया, बेसिक ग्राफ का आइडिया अगर हमारे पास है तो ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए आईआईटी जेईई का ये फेवरेट हो जाता है। ओके, क्योंकि आईआईटी जेईई कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आईआईटी जेईई जब भी पूछता है घुमा के पूछता है, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ जिसकी होगी, एरिया अंडर द कर्व, उसका अच्छा होगा। होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 से 4 पॉइंट की बात करूँ, 1 से 4 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 to 4 पॉइंट जो ऊपर हमने लिखा है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत आता है, और 5 से लेके 7 तक, ठीक है, 5 से 7 तक ये आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये अलग टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये अलग टॉपिक है। ओके, तो आज थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लास जो भी स्टार्ट हो रही है स्पेशल फॉर द क्लास 12th, जो कि बोर्ड अभी आने वाला है, ठीक है, और आईआईटी जेईई के लिए, ठीक है, आईआईटी जेईई और क्लास 12th के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम 2 में जितने भी चैप्टर हैं 7, 8, 9, 10, उन सभी को मैं बखूबी यहाँ पे कवर करूंगा। ओके, और लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एनसीईआरटी एज वेल एज द हैंड रिटन जो भी नोट्स है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप करिए। तो वॉल्यूम 1 ऑफलाइन क्लास में कवर होने के कारण मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, वॉल्यूम 2 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डिमांड है, इसकी मांग है, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने टॉपिक्स को, ठीक है। तो थ्योरम को यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, एक पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा नोट करके। ओके, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ डरने की बात नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, नहीं आता है तो यू कैन गो एंड चेक माय प्लेलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ पे मैंने एक क्लास एटलीस्ट लिया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंशिएशन। ओके, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, हालांकि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ओके, लेट एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है एंड ये स्मॉल एफ एक्स है, बी टू फंक्शन। ओके, बी टू functions connected together such that d upon dx f of x equal to fx। ओके, ध्यान दीजिएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन लिया है दैट मीन्स कि d upon dx कैपिटल f of x equal to small fx then is called, okay, f of x is called integral। okay, integral of small fx or indefinite or एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x एक फंक्शन है,
स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक अनदर फंक्शन है। दो फंक्शन इस तरह दिए गए हैं कि उनका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है। उनका कनेक्शन अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरीके का है कि पहले यानी कि जो कैपिटल डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिखा गया है, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। इसको कहेंगे कि एफ एक्स यानी कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल होगा, या इसको इंडेफिनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल लिखना भूल गए, इंडेफिनिट इंटीग्रल, या इसी को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं कि जैसे इफ अगर हमारे सामने ये लिखा है कि डी अपान डी एक्स, जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, डी अपान डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। देन फॉर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट सी, देन फॉर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट c d upon dx capital F of x, okay, capital F of x capital F of x plus c इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, यहां पे जो बातें कही जा रही है, जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन की अगर मैं बात करूं कि एफ एक्स यानी कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है और स्मॉल एफ एक्स भी एक फंक्शन है, जिसका रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें तो डी अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स, उसका रिजल्ट क्या आता है? स्मॉल एफ एक्स आता है। तो ये जो स्मॉल एफ एक्स है ये कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स। क्या कहा जाएगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स। दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा और 100 आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर फिर से मैं कहूं कि इफ डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स लिखा जाए कि एफ ऑफ एक्स, देन फॉर एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है, कि कोई भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किसी भी रियल नंबर के बीच में ये अलग अलग टाइप के लिए हो सकते हैं। जैसे आप सोचिएगा कि अगर मैं इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, दैट मीन्स कि डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स की मैं बात करूं प्लस डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, स्मॉल सी, ठीक है, इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी दे दिया गया है एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स, और इसका क्या रिजल्ट आएगा? 0। दैट मीन्स कि इस सी की जगह एक ऐसा कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, ये सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, रियल, ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, जो कि एक कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे सदैव हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, उसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर रिजल्ट हमारे पास स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव ले, दैट मीन्स कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है? ये कैपिटल वाला रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्मॉल एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव, स्मॉल एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, ओके। एफ एक्स जो है, इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो क्या मिलता है? स्मॉल एफ एक्स। लेकिन स्मॉल एफ एक्स का जब हम एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि इंटीग्रल निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ये कैपिटल एफ एक्स मिल जाता है, ठीक है, ये कैपिटल एफ एक्स मिल जाता है। अब समझिएगा, अगर ये ऐसा है, आप सोच के देखिए, अगर इसी फंक्शंस को मैं कभी ऐसा लिख देता कि डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका आंसर अगर ये आता, ठीक है, तो अब मैं फिर से इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, यानी कि स्मॉल फंक्शंस का जो भी एफ एक्स है उसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालते, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकालते, ठीक है, तो क्या मिलता हमें? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स कि कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लेता, उसका डिफरेंशिएशन करता, तो रिजल्ट हमें यही मिलता, और इसके जगह पे अगर कोई हम कांस्टेंट यूज कर लेते तो भी इसका रिजल्ट हमें यही मिलता। दैट मीन्स इसीलिए
किसी भी इंटीग्रेशन का जब भी हम आंसर लिखते हैं तो उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं। वो आर्बिट्री कांस्टेंट बिलोंग करता है रियल नंबर के बीच में। दैट मीन्स कि वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, रेशनल, इनरेशनल, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए हमारा एंटी डेरिवेटिव भी अलग अलग हो सकता है। अभी रिकरेंस फार्मूला यहाँ पे जब हम डिराइव करेंगे लास्ट में इसके, तो वहाँ पे सी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सी अलग अलग हो सकता है और सी के अलग अलग होने से फंक्शंस भी हमारा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। फंक्शंस भी हमारा अलग अलग हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंबल की, ठीक है, अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ठीक है। अगर मैं सिंबल की बात करूं इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? अगर किसी इंटीग्रेशन पे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। हालांकि डेफिनेट में हम बात करेंगे इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। जब भी कोई लिमिट नहीं दी रहेगी, जब भी कोई लिमिट नहीं दे रहेगी, वो क्या होगा? इनडेफिनिट, यानी कि वो डिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। अगर इनके लिमिट्स को डिफाइंड नहीं किया गया है तो वो क्या होगा? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। और इसके अगर लिमिट को जैसे a टू b कर दिया, यहाँ पे a टू b fx dx कर दिया, तो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? यानी कि इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल। और दूसरी चीज हमें और यहाँ पे क्या समझना है कि अगर कोई फंक्शन है d अपान डी एक्स एफ एक्स है, ठीक है, d अपान डी एक्स एफ एक्स है, इसका रिजल्ट अगर gx आता है, फाइनल कंक्लूजन में आ जा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव निकालने पर gx आता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि gx का इंटीग्रेशन करने पे तो जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था वही रिजल्ट आता है। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, मेमोराइज रखना है, या इस ट्रिक को हमें समझना है। कोई भी फंक्शन है, ओके, फिर से मैं लिख दे रहा हूं नोट करके, इफ ए गिवन फंक्शन, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, इफ गिवन कि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ओके। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन है कि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, उसका रिजल्ट जी एक्स आता है, दैट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ एक्स, ओके। तो फाइनली हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी फंक्शंस का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स, उसका रिजल्ट अगर जी एक्स आता है तो इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो जिसका डिफरेंशिएशन निकाले थे वही रिजल्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। अब हम कुछ बात करेंगे स्टैंडर्ड रूल्स की, जो टूल्स हमें यूज करना होगा, ओके। तो एक हेडिंग डालते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा और आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सम स्टैंडर्ड फार्मूले, ओके, सम स्टैंडर्ड फार्मूले व्हिच यू हैव टू लर्न, ओके। आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि नोट करके अगर मैं एक फंक्शन को लिखूं, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन है d अपान डी एक्स एफ एक्स, उसका रिजल्ट क्या आता है? जी एक्स। ध्यान दीजिएगा, d अपान डी एक्स एफ एक्स, उसका रिजल्ट क्या आता है? जी एक्स। दैट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, वो रिजल्ट क्या आएगा? एफ एक्स। यानी कि अब यहाँ पे हम कहेंगे कि gx को एंटी डेरिवेटिव ऑफ द fx, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ द fx, तो gx क्या हो जाएगा? gx का एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ओके। यानी कि डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट मुझे मिलता है, उसका इंटीग्रेशन करने पर जिसका डिफरेंशिएशन मैंने किया था वही रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो इस थ्योरी को आपको याद रखना है और इस बेसिस पे कुछ रूल्स हम लिखेंगे, वो आपको याद करना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो दो हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे, डेरिवेटिव, ठीक है, दो कॉलम बना ले रहे हैं, और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है,
इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, या इसी को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, या इसी को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो जो रूल्स हमने ऊपर बताया है उसी रूल्स को ध्यान में रखना है, उसी रूल्स को ध्यान में रखना है और इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं लिखूंगा, 15 to 17 इतने टाइप्स के हमारे पास रूल्स होंगे। तो मैं पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं डी अपान डी एक्स यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। ओके, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है x की पावर n, वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अब ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें डी अपान डी एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, तो n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू को -1 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, एंड इफ एनी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर इज 0 देन होल एक्सप्रेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन कहाँ पे टेंड करने लगेगा, इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आप समझिएगा, इसका डेरिवेटिव निकालने पे ये रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऊपर लिखा कि जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ही फंक्शन मुझे ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स कि एक्स की पावर एन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। ओके, होप क्लियर होगा। और किसी भी इंटीग्रेशन में हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस कि किसी भी फंक्शन में इसमें अगर मैं कांस्टेंट ऐड कर देता तो भी इसका रिजल्ट x की पावर n ही आता, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो वो 0 आ जाता है। ओके, और यहाँ पे भी n नॉट इक्वल टू हम क्या कर देंगे, -1। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका रिजल्ट में यहाँ पे अपॉन में 0 आएगा, एनी नंबर अपॉन 0 एक्सेप्ट 0 एनी नंबर अपॉन 0 द नंबर टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है। ओके, होप क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये एक फार्मूला है, इसके इंप्लीमेंटेशन को हम कल देखेंगे, अभी आपको ये रिमेंबर करना है एज ए डेटा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी अपान डी एक्स, अगर एक्स फंक्शन है, ठीक है, डी अपान डी एक्स, अगर एक्स का डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, 1। दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, या इसी को कभी कभी dx लिखा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 हिडन है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस सी। क्या आ जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। अब क्लियर हो गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन का आना बहुत ही जरूरी है। विदाउट डिफरेंशिएशन यू कैन नॉट बी प्रोसीड फॉर द इंटीग्रल्स। ओके, जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन ही लिखा कि इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो इंटीग्रेशन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, इसीलिए सारे डेरिवेटिव्स को मैं लिख रहा हूं और उनके इनडेफिनिट इंटीग्रल फार्मूले को भी, दैट मीन्स कि उसके एंटी डेरिवेटिव को भी यहां पे बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी अपान डी एक्स साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, वो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स। क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। ओके, साइन एक्स प्लस सी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम ऐड करते चलेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है, ओके, यानी कि डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। या इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर मैं लिखूं डी अपान डी एक्स टेन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन कॉस टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी वी नो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
10x, क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, आपको याद करना पड़ेगा तभी प्रोसीड कर सकते हैं। सिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसका रिजल्ट आता है कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आता है? कोसेक स्क्वायर एक्स, सभी को पता है, ठीक है। ऑलरेडी डिफरेंशिएशन मैंने डन कर चुका है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम ले लेंगे किसका? कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या मिलेगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेवेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, क्या लिखेंगे? सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसका? सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो हमें यहां से रिजल्ट मिल जाएगा सेक एक्स। क्या मिलेगा? सेक एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। अगर मैं एट की बात करूं तो डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट सेक कोसेक, ठीक है, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट आता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या आता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। दैट मीन्स वी से टू हियर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स। ओके, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक एक्स। क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको डिफरेंशिएशन का अगर फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा। हालांकि इंटरप्रिटेशन मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इंटरप्रेट करना अगर आ जाएगा धीरे धीरे तो यही क्लियर हो पाएगा। ओके, नाइन्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या आता है कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आता है? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या ऐड कर देंगे? सी। ओके, होप क्लियर होगा। टेंथ की अगर हम बात करें तो डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं फिर से लिखूं कि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। बिल्कुल आसान है। 11th की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो इसका रिजल्ट आता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या आता है? अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूं दैट मीन्स द इंटीग्रल, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, इसके एप्लीकेशंस को भी मैं करूंगा, ठीक है। 12 नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, प्लस सी को ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, होप क्लियर होगा। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, होप क्लियर होगा। और अगर मैं इनवर्स में लास्ट की बात करूं तो वो होगा डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट आ जाता है 1 अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो इसका अगर मैं फाइनल कंक्लूजन लिखूं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, दैट मीन्स कि 1/x √x² - 1 dx, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब हम लोग कुछ बात करेंगे स्पेशल टाइप के, जैसे जो स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे 15 नंबर पे अगर मैं लिखूं तो कुछ स्पेशल फंक्शंस में, हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे, बट ये बेसिक फार्मूले हैं, इतना आपको रिमेंबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻dx ये क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस सी। ओके, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं 16 नंबर की बात करूं, 16 नंबर पे ऐसा हो सकता है कि d/dx log mod x, ठीक है, log mod x, इसका रिजल्ट क्या आता है 1/x, दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x। ओके, log ऑफ mod x प्लस सी। ओके, ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। 17 की अगर हम बात करें तो d/dx अगर मैं लिखूं a⁻x, ठीक है, a⁻x log a, इसका रिजल्ट आता है a⁻x वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ओके, ऐसा क्यों, a पॉजिटिव होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि कभी भी निगेटिव नंबर का लॉग हम नहीं निकाल पाते हैं, और a इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा दैट मीन्स log 1 की वैल्यू क्या होगा 0, इसलिए ये कंडीशन बताया गया है कि a शुड बी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या हो चाहिए 0। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx तो क्या हो जाएगा a⁻x अपॉन log a अपॉन log a प्लस c वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है, क्यों 1 नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 नॉट डिफाइंड होता। ओके, होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, आज हम लोगों ने सिर्फ जानने का प्रयास किया है कि इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, और इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज लेवल है, क्या क्या कवर करेंगे। ओके, और इसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो जैसा कि हमने बताया, और इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है, पहला ही नोट करके मैंने लिखा है, और कुछ डेरिवेटिव्स हमने लिखे हैं और उसके कुछ एंटी डेरिवेटिव्स लिखे हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा बखूबी इसके लेक्चर्स को, और इसके क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे कल से ही। ठीक है, कल से प्रॉपर इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, बता दें कि लिंक डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे तो इसका ई नोट्स और प्रिंटेड नोट्स भी, जो भी कंप्यूटराइज नोट्स होगा वो भी इसी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास बंद ना हो। ठीक है, 1 बाय 1 एक के बाद एक लेक्चर्स को मैं अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, और रही बात कि अभी एलसीएम और एचसीएफ, उसको भी मैं कवर करूंगा। थोड़ा सा ऐसा है कि मैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके जब चेक करेंगे तो पाएंगे कि पूरे लेक्चर्स हैं। ओके, ओके फाइन। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जैसे इंटीग्रल को खोलेंगे तो इंटीग्रल के सारे वीडियो कनेक्टेड मिल जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ को खोलेंगे तो वहां से एलसीएम एचसीएफ मिल जाएंगे। होप क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।